हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम क्लास 7 की साइंस बुक चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना कि किस तरीके से प्लांट्स अपने फूड को यानी अपने भोजन का किस प्रकार संचय करते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस थी वो थी फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स तो अपने भोजन का संचय खुद नहीं कर पाते, तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू वो फूड इनटेक करता है और फूड को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो वही हम जानेंगे कि कुछ क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं फूड को इनटेक करने के। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो नेक्टर सक करते हैं, किससे? प्लांट से। ओके, एंड कुछ एनिमल्स और ह्यूमन इन्फेंट्स जो कि मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, और जो स्नेक्स जैसे कि स्नेक होता है वो फूड को डायरेक्ट swallow करता है, मतलब उसको च्युइंग नहीं करता। ठीक है, ओके। एंड कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो कि टाइनी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं फ्लोट वाटर बॉडी पे जो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, उन पे फीड करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस होती क्या है, मतलब ये आखिर चीज़ें की कैसे जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस की हेल्प से हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो अब इसमें डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब मनुष्य के अंदर किस तरीके से पाचन होता है। तो अब इस क्रिया को होने के लिए डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी में वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपार्टमेंट आता है वो है बकल कैविटी, एंड नेक्स्ट वन इज़ फूड फाइव यानी ईसोफेगस, एंड थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एंडिंग पार्ट जो होता है वो है एनस या फिर रेक्टम। ठीक है, देन ये पूरी कहानी है फूड को इनटेक करने से लेकर फूड को अंदर किस तरीके से यूटिलाइज करेगी बॉडी, एंड किस तरीके से उस अनयूजल जो भी बेकार का जो मैटर होता है उसको फ्लश आउट करने तक की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कंपार्टमेंट आएगा माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, तो अब माउथ है, माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे? एक टंग, एंड टंग में क्या होगा? टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, टीथ, एंड वाटरी ग्लैंड्स मीन्स सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं तो क्या होता है, हम उसे च्युइंग करते हैं। सबसे पहले हम उसे च्युइंग करेंगे और हमारी जो टंग होती है वो उसको फूड को वो करेगी, मतलब टेस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जोन्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हमारे अगर फूड हमें अच्छा लगता है, ठीक है, इस वजह से ये टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो सलाइवा ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा, अगर कम टेस्टी है तो सलाइवा या तो सिक्रीट ही नहीं होगा या फिर बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होगा। दैट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन टेस्ट। तो टीथ क्या करेंगे? टीथ जो है फूड को च्युइंग कर रहा है। ठीक है, अब सलाइवा सिक्रीट हुआ टेस्ट करने के बाद में, तो फिर क्या होगा? वो जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को कहेंगे इंजेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फूड जो इंजेस्ट हो रहा है, ठीक है, अब हम फूड को च्युइंग कर रहे हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमारे मतलब 4 टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट है इंसीजर, मतलब अपर जॉ को कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 जो है इंसीजर होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं? कैनाइंस, एंड 4 जो जिन्हें डाढ़ कहते हैं, ठीक है, वो होती हैं क्या?
प्रीमोलर एंड नेक्स्ट 3 एंड 3 टोटल 6 हो गई है। तो ये कितना हो गया, इन्हें क्या कहेंगे, मोलर। ठीक है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। इंसीजर जो है वो किसी भी चीज़ को कट करने के लिए काम आते हैं, और कैनाइंस जो है वो किसी भी फूड को टीयर अप करने के काम आता है। ओके, एंड प्रीमोलर एंड मोलर का फंक्शन ये होता है वो फूड को च्युइंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो ये कुछ फंक्शंस थे। अब जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। अब ये तो मतलब टाइप्स कैटेगरी है। जो टीथ मतलब वो ड्यूरेशन के बेसिस पे टीथ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में, कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड टेम्परेरी टीथ। ठीक है, तो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। मतलब जब हमारा बर्थ होता है, ठीक है, या फिर किसी भी एनिमल का बर्थ होता है तो क्या हो, इन द केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या है, उसके टीथ नहीं होते, फिर धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो करेगा, फिर उसके टीथ आने लग जाते हैं। ठीक है, तो उन टीथ को क्या कहेंगे, मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत, टेम्परेरी टीथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वो टीथ जो है वो कुछ ही टाइम तक रहते हैं, फिर एट द एज ऑफ 4, 5, 6 वेरी कर सकता है एज टू एज। ठीक है, 10 साल तक, 8 साल तक बच्चों के टीथ जो है मिल्क टीथ यानी टूटने लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो टीथ आते हैं परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये परमानेंट टीथ में से कोई टीथ टूट गया, कोई टीथ किसी भी तरीके से डैमेज हो गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो हमारे टीथ हैं उनकी टोटल नंबर कितनी होती है, 32। ओके, अब ये माउथ से माउथ वेरी भी करता है कि अगर किसी के टीथ में गैप है या फिर कुछ है तो उसके कम भी हो सकते हैं। ओके, तो अब इसमें चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने पे कि फूड को च्यूइंग किया, सलाइवा की हेल्प से फूड कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि वो फूड आगे जाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो उस च्यूइंग फूड को क्या कहते हैं, बोलस, मतलब एक लुगदी सी बन जाती है। ओके, एंड फिर उसके बाद वो जो च्यूइंग फूड है वो कहाँ जाता है, हमारी फूड पाइप में। ओके, फूड पाइप में जाता है, एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप है उसकी लेंथ होती है लगभग 8 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये एज टू एज वेरी करता है, जो बच्चे होंगे उसमें 8 होगा, फिर धीरे धीरे ग्रो करते करते ये लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। ठीक है, जो फूड पाइप है हमारी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा फूड पाइप है ये इट्स नॉट सिंगल पाइप, मतलब इट्स नॉट ऐसी पाइप नहीं है कि फूड डाला और फटाक से मतलब पेट में पहुंच गया। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस होती है, इसमें एक जो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट में पहुंचता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके हमारे स्टमक तक फूड जो पहुंचाती है वो है फूड पाइप। तो इस पर कुछ प्रोसेस होती है, वो क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, हमारा जो फूड है वो किस तरीके से पहुंचता है, मान लिया हमने यहाँ से फूड इनटेक किया, तो अब ये फूड है। ठीक है, अब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, ये जो फूड पाइप है वो इस तरीके से हो जाएगी, मतलब ये रिलैक्स हो जाएगी ताकि वो जो फूड है वो आगे की तरफ जा सके। एंड देन जब फूड इस पार्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, जो पीछे का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड जो है वापस बाउंस बैक नहीं होता हमारे माउथ से। ठीक है, हमारे माउथ से आउट बाउंस बैक नहीं होता। इसी वजह से इसोफेगस में ये पाया जाता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू फूड जो है आगे की तरफ
जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो चलिए देखते हैं फिर इसके बाद फूड कहाँ जाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फूड किस तरीके से ये यहाँ पे ये रिलैक्स हो गई इसोफेगस, एंड इसके पीछे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, तो फूड इसके बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो फूड गया उसके बाद इसोफेगस के बाद कहाँ, स्टमक में। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट कहानी शुरू होती है। अब हमारा जो फूड है उसकी शेप क्या है, जे शेप्ड। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखना कि जे शेप है हमारा जो स्टमक होता है। तो हमारे जो स्टमक होता है वहाँ पे उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। अब हम ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है, हमने जो खाना खाया है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इट मे डैमेज आर स्टमक लाइनिंग। और जितने भी हम उल्टा सीधा खाते हैं, मतलब ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, तो वो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी स्टमक है वो म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारे स्टमक में ये होता है किसके लिए, जितने भी जर्म्स होते हैं हमारे खाने में उनको किल करने के लिए, जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको किल करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटीन्स जो हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक का, ठीक है, एसिड ने सारे जर्म्स वगैरह को किल कर दिया, फिर उसके बाद में जो इनर लाइनिंग है म्यूकस वो फूड में ऐड हो जाती है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्टिकी बन जाता है ताकि उसमें से और ज़्यादा वो जूसी बन सके। ठीक है, और फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे कहाँ से होते हैं, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर इज़ अ पार्ट ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज कुछ पेल ऑर्गन होता है हमारे स्टमक के पास में। ठीक है, तो इनसे कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं। गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीट होता है जूस उसको क्या कहते हैं, बाइल जूस। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। ओके, एंड पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। तो इन इन दोनों का रोल ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ओवरऑल जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं तो उनको डाइजेशन करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन होता है इन दोनों से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। सो कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग इज़ दिस। हमारे स्टमक में, हमारे जो बॉडी में इतनी बड़ी एक ऑर्गन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई होती है एक दूसरे में। ठीक है, तो इसकी ये लेंथ थी। फिर उसके बाद जो फूड जाएगा, मतलब वहाँ पे वो फूड डाइजेस्ट हो गया, एंड अब इसमें एक प्रोसेस रह जाती है। लेट्स सी, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसके बाद क्या रह जाएगा, एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ये शुरू हो जाता है। तो उसमें
स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जिन्हें हम फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें क्या कहेंगे हम, विलाय। तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये इस तरीके की होती हैं। तो इनकी हेल्प से जो इंटेस्टाइन होती है वो उस फूड में से जितना भी जूसेस होते हैं, जितना भी इसेंशियल पार्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो विलाय जो है प्लूरल फॉर्म में, एंड सिंगुलर फॉर्म में से क्या कहेंगे, विलस। ओके, तो आप इसे याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फिर उसके बाद भी कुछ कंपोनेंट्स, कुछ फूड ऐसे रह जाते हैं जो कि मतलब फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था, तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है पूरा एब्जॉर्प्शन वाली, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसके बाद फूड कहाँ जाएगा हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1.5 मीटर। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं जबकि ये इतनी छोटी है ना, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, वो तो भाई 7.5 मीटर की होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो वो एरिया होता है, मतलब सरकमफ्रेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही कम होता है, लार्ज का ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो अच्छा, अब उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, एंड सम सॉल्ट्स, जो फूड में इसेंशियल सॉल्ट्स या केमिकल्स वगैरह रह जाएंगे, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाती है। तो वो जो प्रोसेस है बाकी वो किस में होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये इसका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सब एब्जॉर्प्शन वगैरह ये सारी प्रोसेस होने के बाद में जो भी हार्मफुल मैटर होता है या फिर जो अनयूज़फुल मैटर होता है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एजेशन, ठीक है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। हम अपनी बॉडी से उस हार्मफुल मैटर को, अनयूजुअल मैटर को फ्लश आउट करते हैं टाइम टू टाइम, किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। ओके, देन अब ये प्रोसेस हो गई पूरी। तो चलिए देखते हैं अब इस प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स इंक्लूड थे, ठीक है, वो माउथ से लेकर एनस तक, तो वो सभी ऑर्गन्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं चैप्टर में और जानते हैं क्या है। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे जितने भी हम कैटल्स हाउस होल्ड बेसिस पे हम कैटल्स को पालते हैं, जैसे कि काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे गोट है, ये सब हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली क्या है, फूड को च्यूइंग करते रहते हैं, ठीक है। खाना खा लिया इन्होंने, ग्रास वगैरह खाई, फिर उसके बाद में क्या होगा, 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे ये फूड को च्यूइंग कर रहे होते हैं। ये आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो ऐसा कुछ खा रहे नहीं होते, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जानना कि इनके जो स्टमक होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। हमारा स्टमक है, हमने फूड इनटेक किया, फूड वहाँ तक पहुँचा, वहाँ उसके कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ, फिर स्मॉल, लार्ज, फिर बॉडी से फ्लश आउट, ठीक है। तो इसमें हमारे बॉडी में एक स्टमक होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक और स्टमक होता है, यानी एक स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, र्यूमेन, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जब भी ये इन्होंने घास खाई, फिर उसके बाद जो च्यूइड ग्रास है, मतलब पार्शली च्यूइड ग्रास है, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, र्यूमेन में जाके। फिर उसके बाद में क्या होगा कि
जब भी ये रेस्ट में होंगे तो बॉडी जो है वो अपने आप उस पार्शली च्यूड फूड को टाइम टू टाइम माउथ में भेजती रहती है, ठीक है। तो उसको ये क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, फिर उसको स्टमक के सेकेंडरी पार्ट में पहुंचाते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, मतलब उसकी डाइजेशन की प्रोसेस उसके बाद शुरू होती है। अच्छा, अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको क्या कहते हैं, कड, ओके। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मतलब उसको, वो पार्शियली च्यूड फूड है, स्टमक में गया, मतलब र्यूमन जो पार्ट है वहाँ गया, फिर उसके बाद वो अगेन माउथ में आ गया, तो इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, र्यूमिनेशन, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, र्यूमिनेंट्स, ठीक है। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि ग्रास में होता है क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हैबिचुअल होते हैं एनिमल्स, मतलब वो इस तरीके से एडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनका जो है सेकेंडरी पार्ट है वो डेवलप हो जाता है, मतलब ह्यूमन। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपके में थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, डायरिया। आपने डायरिया के बारे में सुना ही होगा कि डायरिया जो है क्या होता है, मतलब बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में जब वेस्ट फ्लश आउट होने लगता है, मतलब वाटर फ्लश आउट हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, तो उससे क्या होगा, वीकनेस आ जाती है। तो ये कभी कभी फैटल भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब इट मे बी डेडली समटाइम्स। तो जितने भी मेल न्यूट्रिशन से शिकार बच्चे होते हैं, या फिर जो कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इन्फेक्शियस फूड या फिर फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, या फिर जिन बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए, अब बॉडी से इतना वाटर फ्लश आउट हो रहा है तो बॉडी क्या होगी, वीक हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब बॉडी से इतना जो फ्लूइड है वो फ्लश आउट हो चुका है, तो उस बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए, दोबारा से उस बॉडी को पहले जैसा बनाने के लिए ORS दिया जाता है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब आगे एक टॉपिक आता है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है। अब अमीबा जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। हम जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि हमारे जो है डिफरेंट सेल मिलकर के टिश्यूज़ वगैरह, फिर उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड है, ठीक है। तो इसमें इसकी कोई भी हार्ड मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जब भी इसे फूड की नीड होती है तो एक ये स्ट्रक्चर बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। अब हम अपनी फिंगर से क्या करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं, तो इसी वजह से ये अपनी बॉडी, अब जो इसकी बॉडी होती है उसमें एक प्रोजेक्शन बना लेता है व्हेनेवर, जब भी इसे मतलब अपने फूड की नीड होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। एंड देन फिर ये उसके बाद में उससे अपने फूड को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और उसको अंदर सोलो कर लेता है। फिर उसके बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब ये जो अमीबा है इसमें सारे इसेंशियल सेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें वैक्यूल भी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज, सेल वॉल, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। तो होप आपके ये सब समझ में आया होगा। Thank you for watching. If you like this video, please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. So okay, thank you.